हाय बच्चों, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेट्योर्स। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेक्टर का वीडियो नंबर 3, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं लैमीज थ्योरम को। दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों रात के बज रहे हैं यहाँ 3, सुहाना सा टॉपिक, सुहाना सा सफर। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। बच्चों लैमीज थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर, पता होना चाहिए आपको। फिर एडिशन के 3 लॉ जो मैंने बताया था, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप वीडियो नंबर 2 और 1 देख के आओ या फिर बुक से पढ़ के आओ। थोड़ा सा फ्लैशबैक मैं बता देता हूं। तो मैंने जैसे पिछले क्लास में बताया था बच्चों कि जैसे 2 वेक्टर को हमें ऐड करना है, सपोज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट आया आर वेक्टर। तो जिसमें ए और बी जो होते हैं बच्चों सेम ऑर्डर वाले वेक्टर होते हैं, और आर जो होता है वो अपोजिट ऑर्डर का होता है। ये ऑर्डर क्या बोल रहा हूं समझा देता हूं थोड़ा सा। सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट जो आया बच्चों ये हुआ आर वेक्टर। तो देखो ए को, नदी को फ्लो कराना शुरू करो। मैंने नदी से एग्जांपल दिया था आपको, तो नदी का फ्लो ऐसे चल रही है, ये डायरेक्शन देखो, बट यहां जाके ऐसे होना चाहिए था तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गई यहां पे। तो आर जो है रिजल्टेंट वो अपोजिट ऑर्डर का होता है, ए और बी जो है सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, सेम ऑर्डर का मतलब ए का हेड बी के टेल से मिल रहा है, बट बी का हेड आर के हेड से मिल रहा है। तो इसका मतलब है बच्चों कि ए और बी जो है वो सेम ऑर्डर में, देखो फ्लो ऐसा है, आर जो है वो अपोजिट ऑर्डर का है। ठीक है, यही मतलब था। तो इसको बच्चों हम लोग 2 लॉ से निकालते हैं, ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से, जब 2 वेक्टर होते हैं उनका एडिशन। एक्चुअली पैरेललोग्राम लॉ जो होता है बच्चों वो ट्रायंगल लॉ का ही एक्सटेंशन है एक तरह से। अब आपके पास अगर सपोज मोर देन 2 वेक्टर दे दिया, सपोज आपके पास 4 वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट आता है बच्चों आर वेक्टर। इसमें भी सेम यही कहानी लगती है, इसी का एक्सटेंशन फॉर्म है ट्रायंगल लॉ का ही, पॉलीगॉन लॉ जो है। यहां पे पॉलीगॉन लॉ लगाते हैं, तो इसमें जैसे सपोज ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, सी वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये है, तो ये देखो सब सेम फ्लो में है। देख रहे हो फ्लो, ए का हेड बी का टेल, बी का हेड सी का टेल, सी का हेड डी का टेल, लेकिन रिजल्टेंट जो होता है बच्चों वो अपोजिट ऑर्डर का होता है। ये आर वेक्टर है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको आर से। कस्टम है इसलिए आर से कर रहे हैं, आप कुछ और भी लिख सकते हो, एफ जी एच कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। अब बच्चों इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि सपोज आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, और कोई वेक्टर आपके पास ई है जो उसी ऑर्डर में ए को ज्वाइन कर जा रहा है, उसी ऑर्डर में ए को ज्वाइन कर जा रहा है। यहां पे देखो, यहां पे फ्लो यहां तक ठीक था, ऑर्डर जो था सेम था, बट यहां पे रिजल्टेंट जो होता है अपोजिट ऑर्डर का होता है। यहां पे अगर हम सारे वेक्टर को ऐड करें, सपोज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, तो जो रिजल्टेंट आता है बच्चों वो 0 आता है। ये भी मैंने बताई थी आपको। क्यों बताया था? क्योंकि ये टॉपिक आज के लैमीज थ्योरम से कहीं ना कहीं अटैच होगा। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने आपको क्या दिया था बच्चों कि जैसे ये है यहां पर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर माइनस, सपोज प्लस करके माइनस आर लिख दे रहा हूं मैं, माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। और यही माइनस आर, अगर आर ऐसे है इस डायरेक्शन में, आर इस डायरेक्शन में, तो माइनस आर किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट डायरेक्शन। तो चलो इसके लिए बनाते हैं। तो इसके लिए जब आप बनाओगे बच्चों तो ये ऐसा ही बनेगा, ई जो होगा वो माइनस आर हो जाएगा। देखो ए वेक्टर वैसे ही है, बी वेक्टर ऐसे ही है, सी वेक्टर ऐसे ही है, डी वेक्टर ऐसे ही है। जो माइनस आर है वो आर का अपोजिट होगा, आर अगर ऐसे है तो माइनस आर ऐसे होगा। तो ई वेक्टर मैंने बनाया, तो इसी को लिख दिया मैंने ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये देखो सेम चीज है, समझ में आया? तो इसके कंडीशन क्या थे बच्चों कि ऑल वेक्टर्स मस्ट बी इन सेम ऑर्डर। पहला कंडीशन तो ये हुआ। सेकंड कंडीशन है बच्चों, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? नदी का फ्लो ऐसे कराओ और फिर सारे का फ्लो एक जैसा है, कहीं भी अपोजिट फ्लो नहीं है, देखो ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? दिस शुड फॉर्म अ क्लोज लूप। अ क्लोज्ड लूप, क्लोज लूप बोल दो या क्लोज स्ट्रक्चर बोल दो। ये क्लोज स्ट्रक्चर है, बंधा हुआ है, देखो यहां पे ज्वाइन कर गया है, ऐसे जा रहा है जा रहा है जा रहा है और क्लोज लूप फॉर्म कर दिया है। अगर सारे वेक्टर जिनको हम ऐड कर रहे हैं वो क्लोज लूप फॉर्म करने चाहिए, किनको ऐड कर रहे हैं? ए बी सी डी ई को भी ऐड कर रहे हैं। यहां पे ई आर जो है वो अलग है, रिजल्टेंट है। तो हम अगर सारे वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर ई वेक्टर, सारे अगर सेम ऑर्डर में है प्लस सारे मिलकर एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं तो रिजल्टेंट 0 होगा। तो ये दो कंडीशन है रिजल्टेंट 0 होने के, ठीक है, समझ में आई बात? अब बच्चों आपको एक चीज और फिल कराता हूं, यहां पे देखो, ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसको फिल कराता हूं, फिल करना। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट हुआ ये। ए और बी किस में होंगे? सेम ऑर्डर में होंगे, सेम ऑर्डर में। आर जो होगा रिजल्टेंट वो अपोजिट ऑर्डर में होगा, क्यों होगा? ट्रायंगल लॉ से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, लिख सकते हैं। अब क्या करो बच्चों कि ये जो बीच में एंगल है इसको 0 करना शुरू करो। 0 क्यों करा रहा हूं? समझाने के लिए। इसको 0 करना शुरू करो ऐसे, ट्यूं, तो समवेयर ऐसा होगा, ए वेक्टर ऐसे आया और बी वेक्टर कहीं यहां पे आके सपोज ऐसा, बी वेक्टर इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया, बी वेक्टर कर गया। अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड ए की मैग्नीट्यूड के बराबर कर दूं, पहले मैंने क्या किया? थीटा को 0 किया, तो 0 करने से क्या हुआ? ट्यूं आके इसके ओवरलैप हो गया, बी वेक्टर जो है ए वेक्टर के ऊपर ऐसे हो गया, हो गया। अब दूसरा काम क्या कर रहा हूं कि बी वेक्टर को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ऐसा कुछ मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा हूं। तो कैसा दिखेगा बच्चों? ये ए वेक्टर है और वी वेक्टर इसी के एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। तो क्या बी वेक्टर को वहां पे हम बोल सकते हैं, जब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसके बराबर हो जाएगा तो उसको माइनस ए वेक्टर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। हमने क्या किया? थीटा को 0 किया ऐसे ट्यूं, और दूसरा काम क्या किया? बी के मैग्नीट्यूड को ए के मैग्नीट्यूड के बराबर कर दिया, तो बी क्या बन जाएगा बच्चों? माइनस ए बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि देखो ए के एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हमारा ऐसे था और बी जो है उसको एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में बना दिया, जो अब माइनस ए बन चुका है के बराबर होगा, और मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम है, देख रहे हो, लेंथ दोनों का सेम है, ये मैग्नीट्यूड टेल सेम है। अब रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? अगर b माइनस ए बन जाए, b अगर माइनस ए बन जाए, मैं कर क्या रहा था बच्चों? ये थीटा 0 करा रहा था और मैग्नीट्यूड बराबर कर रहा था। क्या कर रहा था? b को मैं माइनस ए बनाने की कोशिश कर रहा था कि b जो है वो माइनस ए बन चुका है। कैसे माइनस ए बन चुका है? थीटा को मैंने 0 करके यहां पे ट्यूं ऐसे रखवा दिया, फिर मैग्नीट्यूड को भी a के बराबर कर दिया, तो b जो है माइनस ए बन जाएगा। तो जब ऐसा लिखोगे तो ये 0 होगा रिजल्टेंट। क्यों रिजल्टेंट 0 होगा? क्योंकि
ये a है और ये माइनस a है, इसी के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करा रहा हूं। तो यहां देखो जो रिजल्टेंट होगा वो a के टेल से, ये टेल और माइनस a के हेड के बीच में बनेगा। तो यहां पे कोई वेक्टर फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, यहां पे देखो कोई वेक्टर फॉर्म ही नहीं हो पाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर फील करा रहा हूं। तो रिजल्टेंट वेक्टर कोई फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो क्या रिजल्टेंट होगा? 0। इसीलिए हम a प्लस माइनस a को 0 लिख सकते हैं। ये फील करा रहा था मैं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलो अब बच्चों हम समझते हैं कॉन्करेंट वेक्टर क्या होता है। कॉन्करेंट वेक्टर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लैमीज थ्योरम जब हम समझेंगे तो कॉन्करेंट वेक्टर का टर्म उसमें यूज होगा। तो पहले समझ लेते हैं कॉन्करेंट वेक्टर, उसके बाद लैमीज थ्योरम में हम घुसने वाले हैं। ठीक है, तो कॉन्करेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? टू और मोर वेक्टर्स whose line of action intersects at a point, then these vectors will be called concurrent vector। ठीक है बच्चों, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है लाइन ऑफ एक्शन, इस पे ध्यान देना, लाइन ऑफ एक्शन पे ध्यान देना बच्चों, क्योंकि टू और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। दो से ज्यादा जो वेक्टर हैं, दो से कम वेक्टर को आप बोल सकते हो कॉन्करेंट नहीं, दो वेक्टर जो होंगे वही कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, दो या दो से ज्यादा, इसलिए लिखा हुआ टू और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट्स एट अ पॉइंट। इसका क्या मतलब है बच्चों? लाइन ऑफ एक्शन का, जैसे कोई ये वेक्टर दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर ए, सपोज ऐसे कोई वेक्टर है, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। तो ये तीनों एक कॉमन पॉइंट पे होना जरूरी नहीं है, यही बताना चाह रहा हूं। लाइन ऑफ एक्शन जो है इसका मतलब यही है कि तीनों एक पॉइंट पे हो, ऐसे ये जरूरी नहीं है। सपोज ऐसे होना जरूरी नहीं है ये तीनों एक पॉइंट पे हो, इनके लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करते हो एक पॉइंट पे, इसका ये मतलब है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा बच्चों? ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है। ये देखो सब एक पॉइंट पे यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों वेक्टर्स को ए बी सी को कॉन्करेंट वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं जो हम लोग यहां पे पढ़ने आए हैं, लैमीज थ्योरम। बच्चों लैमीज थ्योरम को समझने से पहले यह समझना होगा कि ये कितने वेक्टर में लगते हैं। तो इसके दो कंडीशन है बच्चों। पहला, ये केवल 3 वेक्टर में ही लगता है, 3 वेक्टर्स ही होने चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि तीनों वेक्टर जो होने चाहिए वो कॉन्करेंट होने चाहिए। कॉन्करेंट का क्या मतलब है? लाइन ऑफ एक्शन तीनों का इंटरसेक्ट करना चाहिए एक पॉइंट पे, मस्ट बी कॉन्करेंट। तो आप लैमीज थ्योरम वहीं लगाओगे बच्चों जहां पे 3 वेक्टर हैं और जहां तीनों वेक्टर जो हैं कॉन्करेंट हैं, वहीं लगाओगे। ऐसा नहीं कि 4 वेक्टर दिया हुआ है तो वहां पे आप लैमीज थ्योरम लगा दोगे, नहीं लगेगा। वहां पे जहां पे 2 वेक्टर हैं वहां पे लैमीज थ्योरम लगाओगे, नहीं लगेगा। तो कंडीशन ये दोनों अप्लाई होते हैं कि लैमीज थ्योरम वहीं पे लगेंगे। ठीक है, अब लैमीज थ्योरम क्या होता है वो समझते हैं। लैमीज थ्योरम बोलता है बच्चों कि व्हेन resultant of all 3 vectors is 0 0। इसका क्या मतलब है आपको समझ में आ रहा है कि 3 वेक्टर 0 कब होंगे? जब वो एक ऑर्डर में होंगे और क्लोज लूप फॉर्म कर रहे होंगे। देन magnitude of a
वेक्टर इज proportional to sine of the angle between two vectors। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, समझाता हूं। बोल रहा है व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स इज जीरो, इसका मतलब हो गया कि वो तीनों जो हैं एक लूप में है। एक लूप मतलब क्लोज लूप है, और तीनों का जो ऑर्डर है वो सेम है। इसका यही मतलब हुआ व्हेन रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री वेक्टर इज जीरो। इसका मतलब है कि तीनों एक क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं और तीनों सेम ऑर्डर में है। देखो ये सेम ऑर्डर है। देन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, अगर सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, मैंने बताया था। सो दिस इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू अदर वेक्टर्स लिख दो बच्चों, यहां टू अदर वेक्टर्स। मतलब जो अदर वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो दोनों अदर जो वेक्टर है इसको भूल जाओ, बाकी ये वेक्टर और ये वेक्टर है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसके साइन के प्रोपोर्शनल में उसका मैग्नीट्यूड होगा। किसका? ए का। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? दैट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन सी एंड बी। अब सी एंड बी का एंगल कैसे निकालेंगे? मैंने पिछले क्लास में बताया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा होता है? जहां ताल से ताल मिलता है, टेल टू टेल मिलता है। मैंने बताया था, मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों। यहां पे ये हुआ सपोज ए वेक्टर और ये हुआ सपोज बी वेक्टर। तो इन दोनों के बीच का जो थीटा होगा, जहां टेल से टेल मिल रहा हो, जहां ताल से ताल मिल रहा हो, याद करो, बताया था मैंने, ये भूल गए? जहां ताल से ताल मिल रहा होगा बच्चों, जहां टेल से टेल मिल रहा होगा, वही एंगल को हम लेते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, या जहां हेड से हेड मिल रहा हो वो एंगल। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि देखो इसको पैरेलल शिफ्ट मार दो, यहां पे ट्यूं उठा के यहां मार दिया, इसको भी पैरेलल शिफ्ट मारा, ट्यूं उठा के यहां मार दिया। अब ये देखो, ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो वही हुआ ना, टेल टू टेल मिला हुआ है। यहां बात इसको याद रख लो तो ये अपने आप समझ में आ जाता है। तो जहां हेड से हेड मिल जाए बच्चों, जहां सर से सर टकरा जाए, जहां ताल से ताल मिल जाए, ये दो कंडीशन है, वो कंडीशन में आप थीटा ले लेना। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आई। अब यहां समझते हैं कि यहां ए के लिए कौन सा एंगल लोगे। ये देखो, ये इधर गया, शिफ्ट मारा इसको ट्यूं, ये वाला इधर जा रहा है, तो दोनों ताल से ताल मिल गया है। तो बच्चों ये सपोज अल्फा है, तो ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। प्रोपोर्शनल और अल्फा मैच कर गए हैं। समझ में आया बच्चों कि ए इज प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा? यही बोलता है लैमियस थ्योरम। अब इससे देखो आगे डेरिवेशन क्या हो रहा है, समझना। ये तो समझ गए, इतना मिटाऊं? चलो, तो बच्चों ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। लैमियस थ्योरम को भी मिटा रहा हूं, आप समझ रहे हो, लैमियस थ्योरम ही हम पढ़ाई कर रहे हैं। ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी। अब लैमियस थ्योरम लिखना शुरू करो सबके लिए, सबके मैग्नीट्यूड के लिए। तो ए के मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कौन सा एंगल लेंगे बच्चों? ये वाले को, यहां पे ट्यूं शिफ्ट मारा, तो सपोज ऐसे शिफ्ट हो गया, तो ये एंगल जो होगा बच्चों, इसको अल्फा ले लो। अब बी के लिए देखो, बी के लिए ये वाला लेंगे, ये देखो टेल से टेल, इसको शिफ्ट मारा ऐसे, तो ये दोनों के बीच का एंगल बीटा। अब सी के लिए इसको उठा के यहां शिफ्ट मार दिया, तो ये एंगल हो गया गामा। अब सबके लिए लिखना शुरू करते हैं लैमियस थ्योरम से। तो लैमियस थ्योरम बोलता है बच्चों कि ए का जो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ अल्फा। किसके बीच का एंगल? अदर टू वेक्टर्स का। ए को भूल जाना है, ए के लिए लिख रहे हैं तो ए को भूल जाना है, बाकी दोनों के बीच का जो एंगल है यही एंगल लेंगे, तो वो एंगल के साइन के प्रोपोर्शनल में होगा।
ठीक है बच्चों, यहां देखो फिर से मैच कर गया अल्फा साइन। फिर बी वेक्टर के लिए लिखेंगे तो साइन ऑफ बीटा, सी के लिए लिखेंगे तो साइन ऑफ गामा। ये बात तो क्लियर हुई यहां से। अब बच्चों ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहां पे डालेंगे कि ये सब मान लो कांस्टेंट है अल्फा। सो बी को भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ बीटा, सी को लिख सकते हैं कि साइन ऑफ गामा। इतना लिख सकते हैं बच्चों। अब इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूं ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू के। सिमिलरली यहां पे भी होगा के इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन साइन बीटा, बी अपॉन साइन बीटा। फिर वही सेम होगा के का वैल्यू सी अपॉन साइन गामा। ये देखो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो यहां पे फॉर्मूला आया बच्चों, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये बात समझ में आई बच्चों यहां तक? अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये तीनों वेक्टर कॉन्करेंट कहां है, ये तीनों कॉन्करेंट कहां हैं? आपने तो कंडीशन बताई थी मुझे अभी कि कॉन्करेंट होने चाहिए तीनों वेक्टर। कंडीशन मैंने बताया था कि कॉन्करेंट होने चाहिए, तीन वेक्टर होने चाहिए और तीनों कॉन्करेंट होने चाहिए, तभी हम लैमिस थ्योरम लगाएंगे। तो इसको मिटा दो बच्चों। चलो अब बच्चों हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया लैमिस थ्योरम से, ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये रिजल्ट निकल कर आया, समझ में आया? इसको लिखेंगे कैसे बच्चों समझो। ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया यहाँ पे ए, फिर इस पे हाथ रख दो, ठीक है। बाकी जो दोनों वेक्टर्स हैं बी और सी, उनके बीच का एंगल को लिख दो साइन करके, साइन अल्फा। उसी तरह बी के लिए लिखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख दिया, इस पे हाथ रखा, फिर सी और ए के बीच में जो एंगल है बीटा, उसको साइन बीटा करके लिख दिया। फिर सी के लिए करते हैं बच्चों, सी यहाँ है तो सी का मैग्नीट्यूड यहाँ लिख दिया सी, इस पे हाथ रखा, और बी और ए के बीच का जो एंगल है गामा, उसको साइन गामा करके हमने लिख दिया। ये तो हुआ बच्चों लैमिस थ्योरम का रिजल्ट। अब इसको प्रूव करते हैं कि लैमिस थ्योरम आया कैसे। अभी एक चीज बची हुई है कि तीनों जो वेक्टर होने चाहिए वो कॉन्करेंट होने चाहिए। अभी मैंने इसको प्रूव नहीं किया यहाँ पे, तो ये पहले प्रूफ देख लेते हैं बच्चों, उसके बाद, क्योंकि ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है, इसके बाद कि इसको कैसे प्रूफ करते हैं लैमिस थ्योरम को, उसको देख लेते हैं। उसके बाद ये कॉन्करेंट कैसे है उसको मैं बताऊंगा, फिर उससे भी एक प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो प्रूफ देखते हैं इसका। बच्चों हमारे पास कोई ट्रायंगल है, सपोज, क्या समझाने जा रहा हूं, साइन रूल ऑफ अ ट्रायंगल लिख लो यहां पे, साइन रूल ऑफ अ ट्रायंगल। ये जहां समझ गए लैमिस थ्योरम समझ में आना शुरू हो जाएगा। बताता हूं कैसे। सपोज ये ट्रायंगल है ABC, ये है A, ये है B, ये है C। ये एंगल है बच्चों बीटा, ये हो गया अल्फा और ये हो गया गामा, ऐसा है। अब बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो, खींच दिया हमने, इसका मैग्नीट्यूड h ले लो, ये जो हाइट है ये h है। अब हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सो h अपॉन c लिख सकते हैं। तो h क्या आ गया बच्चों, h इज इक्वल टू c साइन बीटा, ठीक है यहां तक। फिर गामा के लिए लिखते हैं साइन गामा। साइन गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो h अपॉन b, तो h यहां से आ गया बच्चों b साइन गामा।
अब ये दोनों को बराबर कर देते हैं, ये दोनों को देखो एच एच है, तो सी साइन बीटा इज इक्वल टू बी साइन गामा। अब क्या करो कि साइन बीटा को बी के नीचे ले जाओ, तो सी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। हो गया प्रूफ ये चीज। तो इसी तरह लिख सकते हैं बच्चों ए अपॉन साइन अल्फा, ये चीज लिख सकते हैं। तो ये हुआ बच्चों साइन रूल ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, अब ये तो हुआ साइन रूल ऑफ ट्राइंगल, इसमें ये कैसे यूज हो रहा है ये समझते हैं। तो बच्चों ये ट्राइंगल है, ये अगर गामा है तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस गामा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस बीटा। ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा, ये गामा है तो 180 माइनस गामा, ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा। यहां तक समझ में आया बच्चों। अब हम साइन रूल लगा देते हैं इस ट्राइंगल में, तो हम लिख सकते हैं ए अपॉन, ए का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड ही है, ए का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं बच्चों, डायरेक्शन का भी कोई बात नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा। साइन रूल ये वाला यहां पे लिख रहे हैं, बी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा लिख सकते हैं, बी के सामने देखो कौन सा है 180 माइनस बीटा। अब इज इक्वल टू सी अपॉन, सी के सामने कौन सा है 180 माइनस गामा, तो लिख सकते हैं साइन 180 माइनस गामा। लिख सकते हैं बच्चों, इतना नोट कर लो फिर मिटाता हूं। चलो मिटा रहा हूं। अब 180 माइनस अल्फा साइन अगर हो तो क्या होता है बच्चों, साइन अल्फा हो जाता है। साइन 180 माइनस अल्फा अगर है तो साइन अल्फा हो जाता है, हो जाता है। तो a अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू c अपॉन साइन गामा। देखो ये प्रूव हो गया, हेंस इट इज प्रूव्ड। अब बच्चों यहां से प्रूव हो गया कि लैमिस थ्योरम कैसे आया, ये तो प्रूव। अब बच्चों शुरू में याद करो, मैंने बोला था कि लैमिस थ्योरम कहां लग सकता है, जहां पे 3 वेक्टर्स हो, ओनली 3 वेक्टर्स में लगते हैं, 4 वेक्टर 2 वेक्टर्स में नहीं लगते हैं, मैंने बताया था। और दूसरा कंडीशन क्या दिया था कि तीनों वेक्टर कॉन्करेंट होने चाहिए। तो कॉन्करेंट तो मैंने अभी प्रूव नहीं किया है, तो चलो इसको प्रूव करते हैं कॉन्करेंट कैसे है। अब बच्चों इसको क्या करो कि शिफ्ट करना शुरू करो, पैरेलल शिफ्ट। देखो कैसे, इसको मैंने शिफ्ट किया इधर, ठीक है, ये वाला बी ऐसे ही रहेगा, बी को ऐसे ही लिख दिया। इसको शिफ्ट किया पैरेलल यहां पे, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन की बात हो रही थी, इंटरसेक्शन होना चाहिए। फिर सी को शिफ्ट किया ट्यू यहां पे ऐसा। अब मुझे ये बताओ कि B और इसके बीच का एंगल ही गामा था, यही गामा था कि नहीं, ये क्या था B वेक्टर, और ये वाला A को शिफ्ट किया इधर तो ये हो गया A वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया गामा। अब बच्चों C को शिफ्ट किए हैं यहां पर ट्यू, A के टेल से इसको मिलाए हैं ट्यू, तो ये हो गया C वेक्टर। अब A और C के बीच में कौन सा एंगल है बच्चों, ये वाला एंगल, A और C को यहां पे शिफ्ट करके ये बीटा निकाला था, तो ये हो गया बीटा, और इसी तरह हो गया ये बच्चों अल्फा, ठीक है, ये हो गया अल्फा। अल्फा किसके बीच में था, B और C के बीच में। देखो ये B को यहां पे शिफ्ट किया था ट्यू, ये वाला यहां पे गया था शिफ्ट हुआ था ट्यू, तो ये देखो B और C के बीच में अल्फा। अब बोलोगे कि सर ये कॉन्करेंट कैसे हुआ, आप प्रूफ करो। बताता हूं, अल्फा गामा और बीटा ये तीनों को अगर मैं ऐड करके 360 डिग्री कर दूं तो ये होंगे कॉन्करेंट। चलो देखते हैं। सो ये ट्रायंगल में देखते हैं बच्चों, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा प्लस 180 माइनस गामा इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, होगा ट्रायंगल में।
तीनों जो एंगल होते हैं तीनों को अगर सम करेंगे तो 180 आएगा। तो यहां से देखो बच्चों 540 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो यहां देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 540 माइनस 180 होगा। 180 इधर गया, ये इधर चला गया, सो दिस इज 360 डिग्री। प्रूफ हुआ। अगर ये तीनों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कर दूं 360 डिग्री तो ये होगा कॉनकरेंट, तभी तो ऐसा फॉर्म होगा। समझ में आ रही है बात? अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 360 डिग्री हो जाए तो ये कॉनकरेंट होंगे। किसी एक पॉइंट से तीन लाइन निकल रहे हैं, सपोज 3 लाइन ऐसे कर दो, एक अगर अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, अगर तीनों को ऐड करने के बाद 360 डिग्री हो रहा है तो तीनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसका मतलब तो प्रूफ हुआ कि ये कॉनकरेंट हुए। तो मैंने ये प्रूफ किया बच्चों कि ये कॉनकरेंट है, लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं। अब इसी को मैंने ऐसे लिख दिया। अब फिर से लैमिस थ्योरम को प्रूफ करते हैं दूसरे मेथड से। पहले तो ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं लैमिस थ्योरम को, अब इससे प्रूफ करेंगे लैमिस थ्योरम। चलो प्रूफ करते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि ये कॉनकरेंट है, तो कॉनकरेंट से क्या हमें निकल कर आया? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये निकल कर आया। ठीक है, इससे मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूं कि कैसे लैमिस थ्योरम निकलता है। अब मैं इससे प्रूफ करता हूं। तो आप क्या करोगे, यहां पे एक पैरेललोग्राम बना दोगे, ऐसा पैरेललोग्राम आपने बना दिया, यहां से इसको डायगोनल ऐसे कर दिया। अब बच्चों ये पैरेलल है, इसके पैरेलल है दोनों, तो ये एंगल अगर बीटा है, दिस एंगल इज बीटा, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा। ये अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 180 माइनस अल्फा। अब अगर ये 180 माइनस अल्फा है तो ये कितना होगा? ये भी 180 माइनस अल्फा होगा क्योंकि ये और ये साइड पैरेलल है और इसको इंटरसेक्ट कर रहा है ये, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे। अब ये ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल को ध्यान दो इस ट्रायंगल को, ये हो गया ट्रायंगल। अब ये हो गया 180 माइनस अल्फा, ये हो गया 180 माइनस बीटा, तो ये एंगल निकालना हमें। तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। उसमें से माइनस कर दो इन दोनों को, तो 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, तो ये कितना हो गया? 180 माइनस 360 प्लस 180 माइनस 360 प्लस अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो गया बच्चों अल्फा प्लस बीटा माइनस 180 डिग्री। ये आया ये एंगल। ठीक है बच्चों, तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है क्या है? 360 माइनस गामा, पता है ये, उसको यहां पे रख दिया, तो ये हो गया 360 माइनस गामा माइनस 180, तो ये कितना हो गया बच्चों? 180 माइनस गामा, निकल कर आ गया। तो दिस एंगल इज 180 माइनस गामा। सेम यही चीज हो गया बच्चों, 180 माइनस अल्फा, देख लो 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा हो गया। और साइड जो है वो वैसे ही है, ए बी और सी। देखो ये ए है, ये बी है, ये पैरेलल है, तो यहां से इसको शिफ्ट करोगे यहां पे, तो ये बी है और ये ए हो गया। ठीक है, ए बी सी। तो बच्चों यहां से साइन फॉर्मूला लगा देंगे हम, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, साइन फॉर्मूला ऑफ अ ट्रायंगल। तो क्या लगाते हैं बच्चों? ए अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन 180 माइनस गामा। तो इसका वैल्यू बच्चों साइन 180 माइनस अल्फा का क्या वैल्यू होता है? साइन अल्फा। तो यहां हो गया ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा।
नाउ इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय दिस मेथड। सो हमने दो मेथड से यहां पे बच्चों प्रूव किया लैमिस थ्योरम को। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन फॉर वेक्टर्स। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ाई करते रहो।